पंचशील। पंचशील 1954। देखिए, मुख्यतः चीन पर फोकस करके नीति लाई गई। चीन को फोकस करके यह नीति लाई गई। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों किया गया खाली चीन को फोकस करके। तो जरा इस बात को समझ लें, ध्यान से सुनिए। जो भारतीय विदेशी नीति में पंचशील का सिद्धांत रहा है, इसको लेकर के बड़े तरीके के अंतर्विरोध रहे। बहुत सारे लोग इस नीति को आदर्शवादी नीति मानते हैं और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का विरोध करते हैं। उनका विरोध कुछ बिंदुओं पर सही भी लगता है, क्योंकि इसी नीति के कारण हमने चीन को ज्यादा ही भाई भाई करके ज्यादा महत्व दिया और अंततः 1962 की जैसी चुनौतियां आई, तिब्बत पर अधिकार कर लिया चीन ने। ऐसे बहुत सारे मुद्दे। देखिए, 1917 में रूसी क्रांति हुई और रूसी क्रांति आप सभी लोग जानते हैं मजदूर क्रांति थी। यह साम्यवाद का जो मॉडल था, मजदूर मॉडल था। जब यह क्रांति हुई तो व्यवस्था पलट गई। रूस में बहुत सारे देश डरने लगे कहीं वहां यह क्रांति ना हो जाए, क्योंकि यह रूसी क्रांति ऐसे तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन यह वर्ग संघर्ष की क्रांति है, वर्ग संघर्ष की सोच पर आधारित है। और भारत जैसे देश में अगर वर्ग संघर्ष हो जाएगा तो भारत टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाएगा, क्योंकि जमींदार और किसानों के बीच, पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच, स्त्री और पुरुषों के बीच, और क्षेत्रीय स्तर पर, भाषा के स्तर पर, धर्म के स्तर पर, निर्जाति के स्तर पर भारत में बहुत तरीके की चुनौतियां थीं। इस नाते जब यह क्रांति हुई, बहुत सारे देश डरे, भारत को भी डर लगा, लेकिन यह क्रांति भारत में संभव नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि भारत में औद्योगिकरण ही नहीं था, और जब औद्योगिकरण नहीं था तो पूंजीपति वर्ग नहीं था, तो फिर मजदूर वर्ग भी व्यापक नहीं था। कुछ पूंजीपति थे जो बड़े अच्छे थे। जी.डी. बिरला सर को आप जानते हैं, कितने परोपकारी विचार के थे। कहीं भी जाइए उनका धर्मशाला मिल जाता है। जे.आर.डी. टाटा थे जो बड़े ही अच्छे विचार के और देश प्रेमी व्यक्ति थे। बालचंद हीराचंद थे, विष्णु हरि डालमिया थे। अर्थात जो भी उद्योगपति थे वो बड़े ही अच्छे लोग थे। उद्योगपति, आप कहें कि आज के समय में ऐसा संभव ही नहीं था, इसलिए उद्योगपतियों से नाराजगी तो थी ही नहीं, और भारत में मजदूर वर्ग भी वैसा नहीं था। तो इस नाते यह क्रांति भारत में सफल नहीं हो पाई, मतलब इसका प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन 1949 में चीनी क्रांति हुई और ये किसान क्रांति थी। पीजेंट रेवोल्यूशन था, ये किसान क्रांति थी। और भारत में किसान पहले से ही जानते हैं बहुत नाराज थे, किसानों में बहुत असंतोष था। सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, एका विद्रोह, बहुत सारा विद्रोह आपने देखा होगा, पढ़ा होगा इतिहास में। इस नाते साम्यवाद का यह मॉडल भारत में प्रवेश कर सकता था, और भारत में जमींदार और पूंजीपतियों, भारत में जमींदार और किसानों के बीच में संघर्ष हो सकता था, और भारत कई टुकड़ों में बंट सकता था। सरकार को लगा कि चीन में जो क्रांति हुई है ये भारत में फैल सकती है, और इसको चीन फैला सकता है, माओ फैला सकता है। इसी सोच के नाते कहा जाता है, और स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा, इसी सोच के नाते पंचशील की नीति को लाया गया। सबसे पहले 1949 में जब चीन में क्रांति हुई तो चीन को जानते हैं समर्थन देने वाले, मान्यता देने वाले देशों में हम लोग भी प्राथमिक देशों में रहे हैं। और फिर पंचशील लाया गया, हिंदी चीन भाई भाई कहा गया, ताकि चीन भारत में चीनी क्रांति या किसान विद्रोह को बढ़ावा ना दे, हवा ना दे, और जब वो उसको भाई बोलेंगे, उसके साथ बेहतर संबंध बनाएंगे, तो वो निश्चित रूप से भारत में इस क्रांति
या इस तरीके के असंतोष को बढ़ावा नहीं देगा, तो भारत आजाद हुआ है, तो भारत अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाकर रखने में सक्षम होगा और शुरुआती असंतोष और चुनौतियों से मुक्त हो जाएगा। कहा जाता है इस नाते पंचशील की नीति को चीन पर फोकस किया गया, लेकिन पंचशील की नीति केवल चीन को लेकर नहीं थी, बल्कि सभी पड़ोसी देशों को लेकर और सभी क्षेत्रीय देशों को लेकर थी। खाली चीन पर फोकस किया गया ताकि चीन के साथ विशेष संबंधों को दर्शाया जा सके